वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज जो है पॉलिटी का एक और लाजवाब लेक्चर आपके सामने हाजिर होगा। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम कहानियों में आपको अभी तक लेके चले कि हमारा जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे वजूद में आया। मैंने कहा सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से आया। कौन कौन से एक्ट अभी तक मैंने आपको पढ़ा है वो आपके सामने सारे मौजूद है। और इससे पहले जो लास्ट एक्ट हमने पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपने खुद से एक्ट बनाया था, राइट। हमने इससे पहले पढ़ा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इससे पहले जो एक्ट हमने पढ़ा मेरे दोस्तों वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिस पर पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन से समझाया कि क्या हुआ था और किस तरीके से अंग्रेजों ने नई नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा गया फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, मैंने कहा था कि इस 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसके तहत क्या क्या चीजें आ गई है। डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन जो है वो पहले एक्सप्लिसिट नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते थे। लेकिन अब जो हम एक्ट पढ़ने वाले हैं इसमें खुलकर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट इलेक्शंस को। आइए देखते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या कहता है। इससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रहा है। आप लोगों की तारीफें दुआएं बहुत असर रखती हैं। आप वीडियो को ज्यादा शेयर कर दिया करें। जम के पढ़ाएंगे, बेमिसाल पढ़ाएंगे। सुनिए ध्यान से। मैंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज, एक टर्म को लाया गया जिसको बोलते हैं डायआर्की। DYARCHY, डायआर्की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायआर्की? डायआर्की का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। यानी कि जब एक घर को दो लोग चलाते हो, दो अथॉरिटीज चलाते हो, इट इज कॉल्ड डायआर्की। यानी कि मैं कहूंगा गवर्नमेंट पे टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। डायआर्की का कॉन्सेप्ट लाया गया था। डायआर्की किसे कहते हैं? मैंने कहा गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, दो अलग अलग अथॉरिटीज जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। ये अथॉरिटी अलग, ये अथॉरिटी अलग, ये एक दूसरे के मदद के बिना ये गवर्नमेंट को चलाते हो। तो इस तरह का जो निजाम होता है इसे कहते हैं डायआर्की। दो अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा गवर्नमेंट को गवर्न किया चलाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट लाया किसने था? ये कॉन्सेप्ट को लाने वाला एडविन सैमुअल था और क्लेमेंस फोर्ड था। एडविन सैमुअल और क्लेमेंस फोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायआर्की लाया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार यहां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान में थी उसमें उन्होंने पहली बार ये एक निजाम लाया। यानी कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द डेमोक्रेसी। यूं कहा जा सकता है डेमोक्रेटिक निजाम में पहली जो ईंट रखी गई थी वो ये ईंट थी कि अब हम लाएंगे डायआर्की। तो यहां दो अलग अलग अथॉरिटीज गवर्नमेंट को चलाएंगी। ये लाया किसे था? एडविन सैमुअल ने और क्लेमेंस फोर्ड ने। तो क्या हुआ इस डायआर्की में? इसमें इंट्रोड्यूस करा गया प्रोविंशियल लेवल्स पर, यानी कि रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड मिनिस्टर्स। यानी कि दो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होंगे और मिनिस्टर्स के थ्रू जो है वो निजाम को चलाया जाएगा प्रोविंशियल लेवल्स पे। यानी कि एक तो सेंट्रल लेवल है ना, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है, वो सेंट्रल लेवल एक था। और अलग अलग स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस पे जो इन्होंने बताया कि प्रोविंशियल लेवल्स पे डायआर्की का निजाम रहेगा। दो अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होंगे, साथ में उनके मंत्री भी होंगे, वो निजाम को चलाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बेमिसाल समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लिखता क्यों पता है? मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपके सामने नोट्स भी साफ सुथरे बन जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथ नहीं है जहां मैं उंगलियों पे आपको नचाऊंगा। यहां लिखना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस वाज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बट नॉट फॉर द रिजर्व सब्जेक्ट्स। देखिए जी, इसमें क्या कहा गया है? जो हुकूमतें थी, जो प्रोविंसेस में जो राज्य थे, जो हुकूमत किया करते थे,
प्रोविंस गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस की वो अकाउंटेबल थी। अकाउंटेबल का मतलब होता है उस पर सवालों जवाब पूछने का पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। भैया तुम हुकूमत कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, निजाम चला रहे हो तो क्या चला रहे हो, गलती हुई तो क्यों हुई, अकाउंटेबल इसे कहते हैं। तो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने कल पढ़ाया था कि जो वाइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वाइस रॉय की एक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और है, जुडिशरी काउंसिल और है। जो इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइस रॉय की, उससे सवालों जवाब पूछना गवर्नमेंट ऑफ जो है प्रोविंसेस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उससे सवाल जवाब पूछा था और वो जिम्मेदार था इसको जवाब देने के लिए फॉर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, उन मामलात में जो ट्रांसफरेबल थे, नॉट फॉर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस की अकाउंटेबल नहीं थी, लेकिन जो ट्रांसफरेबल चीजें थी सब्जेक्ट से उनके लिए पूछताछ जरूरी थी। ऑल द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट प्रोविंसेस। अब जो है हुकूमत जो है ना एक अलग दिशा में, एक अलग धारा में आ गई है। पहले निजाम था कुछ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिंदुस्तानियों के साथ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये अंग्रेज खोखले होते जाए चले गए। अब 1919 एक्ट में क्या किया, ऑल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, तमाम फंक्शन जो गवर्नमेंट है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया। कहा सेंट्रल लेवल पे एक फंक्शन रहेगा, प्रोविंसेस पे अलग रहेगा। यानी कि जो आज आप एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आज की हुकूमतों में भी देखते हो, सेंट्रल लेवल एक है, स्टेट्स का निजाम अलग है ना। तो इस तरीके का निजाम कब से लाया गया था, 1919 में। कोई अगर सवाल आएगा एग्जाम में पॉलिटी में, बताओ पहली ईंट कौन सी थी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, याद रखो वो डायरकी का निजाम था। ये 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाया गया था। उसके बाद इट रिक्वायर, इसमें यहां रखो यार, provinces were given more autonomy and they could legislate on all subjects related to the provinces। ऑटोनॉमी किसे कहते हैं, आइए पहले समझते हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स के हिसाब से नोट करना है। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। प्रोविंसेस मतलब सूबे, जो सूबाजात होते हैं, जो अलग अलग इलाके होते थे, उन इलाकों में उनको मजीद ऑटोनॉमी दी गई थी। लफ्ज है ऑटोनॉमी का। डायरकी समझ में आया, यानी कि हुकूमत जो दो अलग अलग अथॉरिटी चलाती है, जिसको डायरकी। यहां ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा हक देना, एक ऐसा राइट देना कि इंसान अपनी मर्जी से अपने सारे मामलात को, अपने अफेयर्स को चला सके, संभाल सके, खुद इख्तियार जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी, यानी कि अथॉरिटी ऑफ सेल्फ सेटिंग द प्रिंसिपल्स एंड अफेयर्स, यानी कि खुद के मामलात को खुद ही संभालना। इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस जो थे उनको क्या मिला, दे वर गिवन मोर ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस की जो हुकूमतें थी उन्हें मजीद इख्तियार दिया गया। भैया अब सेंटर से ज्यादा मामलात नहीं है, अब तुम अपने निजाम खुद संभाल लो, हम उब गए हैं, हम थक चुके हैं, तुम ना अपना निजाम खुद ठीक कर लो। अच्छा, they could legislate on all subjects। यहां पर देखो, यहां पर आप यह अंदाजा लगाइए, यहां प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को क्या कहा गया था कि आप जो है ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पर सवाल जवाब कर सकते, लेकिन रिजर्व पे नहीं। यहां पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। उसके बाद क्या कहा गया, तुम लेजिस्लेट कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट पे, जो मगर प्रोविंसेस से रिलेटेड होगा। अपने इलाके से रिलेटेड जितने भी मसाइल है, सब्जेक्ट्स क्या है, मसाइल है, मैटर्स है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। और यू हैव द एबिलिटी टू लेजिस्लेट, उन पर बातचीत करना, बहस करना, उनके मामलात को सुलझाना है, उन पर डिबेट करना, मीटिंग बुलाना, काउंसिल बुलाना और उन मामलात को हल करना। ये आपको ऑटोनॉमी दी गई है प्रोविंसेस को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस कहानी को। मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो मैंने कहानी समझाई है लाजवाब तरीके से दिल में उतरती चली गई। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभी यहां तक पहुंच गए थे कि ये प्रोविंसेस को पूरा ऑटोनॉमी दिया गया है कि आप जो है अपने सारे मामला जो है वो खुद आपने संभालने हैं। ऑटोनॉमी इज द राइट टू हैंडल ऑल योर ओन मैटर्स, अपने मामला को खुद हल करना, खुद संभालना, इट इज ऑटोनॉमी। उसके बाद आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ वो कौन सा एक्ट था जिसमें डायरकी को लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया था। बताओ वो कौन सा एक्ट है जिसमें बाइकैमरल निजाम लाया गया। ये बाइकैमरल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई मींस दो,
बाई कैमरल। कैमरल का जो असल मीनिंग है वो है चैम्बर। क्या है? चैम्बर। चैम्बर जैसे ये वकीलों का चैम्बर होता है, बाय मतलब दो, दो चैम्बर है। यानी कि यहां चैम्बर का मतलब क्या होता है, अब सुनिए जरा। एक है गवर्नमेंट का एक बाजू है लेजिस्लेचर। क्या है बोलो? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उस बाजू को, उस ऑर्गन को कहते हैं जो लॉ बनाता है और लॉज को चेंज करने का हक रखता है। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है टू मेक लॉज एंड टू चेंज लॉज। द लेजिस्लेचर हैज अ पावर टू मेक लॉज एंड चेंज लॉज। अब वो जो लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर में याद रखो, जब लॉ बनाना होता है पहले बिल पेश की जाती है। बिल पर दोनों जो हाउसेस है वो अगर एग्री होंगे और प्रेसिडेंट भी साइन लगा देगा तो बनता है लॉ। क्या बनता है बोलो? यानी कि लेजिस्लेचर जहां पर दो अलग अलग घर हो, दो अलग अलग चैम्बर हो, दो अलग अलग काउंसिल हो, दो अलग अलग हाउसेज हो, इट इज कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं इसको? मतलब हमारे हिंदुस्तान में आज देखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। 6 स्टेट्स ऐसी है जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर चल रहा है, यानी कि दो दो हाउसेस है। यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब लाए गए थे इंडिया में? आज तो 2024 है, मैं बात कर रहा हूं 1919 की। तब जाके निजाम लाया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर का, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला गया था लोअर हाउस। आज हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा है ना, ये हाउसेस हमारे पास है। लेकिन तब क्या थे? तब हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते थे अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते थे लोअर हाउस। याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल दो क्या थी सेंटर पे, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते थे अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते थे लोअर हाउस। याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। बाई कैमरल समझ में आया, टू चैम्बर्स टू हाउसेस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो इंट्रोड्यूस है सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं लोअर हाउस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, इस बाइकैमरल निजाम के लिए क्या चाहिए था? कहते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कहा अगर 6 मेंबर है वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, किसमें बोलो? वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर 6 है, उनमें से 3 जो है वो हिंदुस्तानी होने चाहिए थे। वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमें अंदर निजाम में लाया। और मैंने आपको कहा था पहला बंदा जो हमारे हिंदुस्तान का जिन्होंने सबसे पहला हिस्सा लिया वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first man who participated and he was elected in the Viceroy's Executive Council, पहला हिंदुस्तानी बंदा। अब उसके बाद अब क्या किया? अब एक्ट ने कहा कि 6 लोगों में से 3 हिंदुस्तानी होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन कमांडर इन चीफ जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होगा वो इंडियन, कमांडर इन चीफ इंडियन नहीं होगा। बाकी कौन होगा? वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लोगों में से 3 का होंगे वो हिंदुस्तानी होंगे। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, एक्सप्लिसिट नहीं थे, वो खुलकर नहीं थे, साफ और शिफाफ इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट हुआ था निजाम। लेकिन अब इस बार 1919 के एक्ट में कहा गया कि डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कुछ और पॉइंट्स है वो बताना जरूरी समझता हूं। सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या कहा? नंबर 1 पॉइंट, डायआर्की का निजाम लाया, यानी कि अब गवर्नमेंट को 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो चलाएंगी, किस पे? सेंटर पे अलग और प्रोविंसेस पे अलग अलग। प्रोविंसेस की हुकूमतों को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है कि अपने मामला खुद हल कर दो। उसके बाद जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वहां पर 6 लोगों में से 3 लोग हिंदुस्तानी थे एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद आपने कहा बाई कैमरल लेजिस्लेचर को लाया गया। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट उन लोगों को कहते हैं, गवर्नमेंट का वो हिस्सा होता है, वो लोग होते हैं जो लॉ बनाते और लॉ को चेंज कर देते हैं, लेजिस्लेचर। उस बाई कैमरल लाया गया, 2 चैम्बर लाए गए, 2 हाउसेस लाए गए सेंटर पे। जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट था वो अपर हाउस था,
और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसे लोअर हाउस कहा गया। अब जब भी कानून बनेगा वो दो हाउसेस से पास हो जाएगा, तब बिल से लॉ बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा गया था, इसमें फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन को इंडिया में लाया गया। ये आपने याद रखना है, ये एक्ट में हुआ, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए। और उसके बाद बाइकैमरल निजाम किसने लाया, एडविन सैमुअल ने और क्लेमेंस फोर्ड ने, ये बात याद रखनी है। और उसके बाद यही सब चीजें मैंने आपको समझाई है। और गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस की थी उन्हें उनसे पूछताछ के लिए वो अकाउंटेबल बनाया गया कि आपने क्या करना है, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पे आप जो है आपको पूछना होगी, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट के लिए हम आपसे पूछेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझा है। आप इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो कहानी के सफर को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं, याद से सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है दोस्तों, कहानी को आगे ले जाते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हमने पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट आईसीए 1909 में पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मगर 1919 एक्ट में याद ये रखना है फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। अगर लफ्ज आएगा डायरेक्ट इलेक्शन का तो 1919 का याद लिखना है। अगर सिर्फ आएगा इलेक्शन का फर्स्ट टाइम कब हुआ इंडिया में, तो 1919 वाला एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो आपने याद रखने हैं। एक सबसे पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया गया था ताकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रहे। मैंने आपको बताया था गोरों की पॉलिसी बाद में आई है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आई है, ताकि ये समझते थे कि हम दो समुदायों को आपस में लड़ाएंगे और फिर उसके बाद हुकूमत करेंगे, जैसा कि इन्होंने आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते हैं इन्होंने कैसा क्या किया है। और यहां देखिए इन्होंने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज कंटिन्यूड फॉर मुस्लिम्स। जो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अब जो है मुस्लिम जो है अपनी कम्युनिटी से भी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आ जाएगा, इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्टोरेट। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने हिसाब से इस कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं लेंगे, बल्कि इसकी भी पार्लियामेंट में, इसकी भी लेजिस्लेचर में अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होगी। अब वो तो था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन इन्होंने इसको एक्सटेंड कर लिया। किसके लिए बताया कि सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सभी लोगों को भी अब जो है वो रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। किन किन को, अब सिख्स भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, यूरोपियंस भी होंगे, एंग्लो इंडियंस, ये सब लोग अब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। क्योंकि 1919 एक्ट में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा गया था। 1919 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए। इसके बाद लिमिटेड फ्रेंचाइज was introduced for the first time on the basis of property, education and tax. What is the meaning of franchise? देखो फ्रेंचाइज क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपनी जॉब्स एकेडमी एक नाम है, एक ब्रांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई मुझे कहेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में, सर नाम आपका रखेंगे, निजाम हम रखेंगे, आप अपना फेस वैल्यू दे दीजिए हमें और हम आपके नाम पर एक ब्रांच खोलेंगे। अगर मैं उनसे कहूंगा हाँ जी यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, हम आपको अपना नाम दे देंगे, आप मेरा नाम लिख सकते हैं, मेरी फोटोज, मेरे पिक्स को वहां एकेडमी के बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि लोग उस वजह से आएंगे, एक नाम की वजह से। तो अगर हम अपना ब्रांड नेम, अगर हम अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे बंदे को बेचने की इजाजत देंगे अपने नाम के साथ, तो हमारी वो बनेगी फ्रेंचाइज। क्या बनेगी वो, मतलब ब्रांच। अब गोरू ने क्या किया, कहा लिमिटेड फ्रेंचाइज वो इंट्रोड्यूस्ड। इन्होंने अब जो है वो किस किस डिपार्टमेंट में, प्रॉपर्टी पे, एजुकेशन पे और टैक्स पे। इससे पहले ये अपने नाम की हिंदुस्तानियों को खोलने की इजाजत अब इन्होंने कहा, मगर लिमिटेड, अभी पूरी तरह से नहीं। हाँ,
कई कई जगहों पर आइए भैया, हम हिंदुस्तानियों को कहा गया आओ, आपने प्रॉपर्टी की कोई दुकान खोलनी है, हमारा नाम रहेगा, लगाओ थॉमस एडविन, लगाओ फला नाम। तो इस तरीके से इन्होंने अब जो है बिजनेस जो है वो हम लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो इंट्रोड्यूस्ड इन और एस्टैब्लिश इन 1926, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1926 में सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह से आज हमारे पास है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो उस टाइम क्या बनाया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कब आया था, 1926 में। अब देखिए बहुत सारी चीजें तब की थी जो अब भी कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन नाम बदल गए। जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेशन तब था, अब आजकल लोकसभा एंड राज्यसभा है, हाउसेस तब थे, अब नाम बदल दिया। इस तरीके से तब बनाया था 1926 में क्या, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सीपीएससी आया, सीपीएससी आज क्या है, यूपी, सी के बदले यू आया, है ना, नाम बदल गया। अब जरूरी नहीं कि यही है ये, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि चेंजेस आ चुकी है, ठीक है ना। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में एस्टैब्लिश किया गया है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपको समझाए बिल्कुल डिटेल के साथ। और मैं कोशिश करता हूं कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ूं जो आपको न सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, इवन तो जो बड़े से बड़ा एग्जाम हो उसके लिए भी ये जो कंप्यूटर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एसएससी सीजीएल का ले लो आप, एमटीएस का ले लो, जीडी का ले लो, आप किसी के लेवल का एग्जाम ले लो, ये क्वालिटी आपके लिए मोर देन सफाइस है, सफिशिएंट है। बढ़ते हैं आगे कहानी को लेकर। प्यारे दोस्तों, कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसमें अब हमारे पास जो है एक कमीशन को लाया गया था 1927 में। 1919 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं और 1927 में एक कमीशन को बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। क्या बनाया गया, उसका नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन था। उसका फेमस नाम है सिमन कमीशन, या बोलो साइमन कमीशन बोलते हो। इसलिए बनाया गया था ये सिमन और साइमन कमीशन, किस लिए, टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो 1919 का एक्ट था उस पर नजर रखने के लिए, उसकी रिपोर्ट को देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, उसमें देखरेख के लिए इस कमीशन को बनाया गया ताकि हमें रिपोर्ट सबमिट की जाए। और इसकी रिपोर्ट को सबमिट कब किया गया, 1930 में रिपोर्ट को सबमिट किया। 1919 के एक्ट का रिपोर्ट 1930 में किया, 27 में इसका कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कमीशन। कब बना था, 1927 में। और उसके बाद सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लंदन में हुई। 1930 से लेकर 32 2 साल तक कॉन्फ्रेंस चलती गई। मल्टीपल टाइम लंदन में बुलाया गया, इनके अपने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और बताओ जरा इस कमीशन की में ये गलती थी, इस कमीशन को यूं बदलेंगे। रिफॉर्म्स लाए गए, व्हाइट पेपर पे लिखा गया। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए उसकी वजह से हमारे पास एक नया एक्ट वजूद में आया जो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिएगा ये तब आया जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन में। 1930 से लेकर 32 तक 2 साल तक कॉन्फ्रेंस चली गई। ये कब चली गई, जब साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। कब, 1930 में। फिर 30 से 32 तक 2 साल तक लगातार वो आपस में मुलाकातें करते रहे, नए रिफॉर्म्स लाए गए और उसके बाद फाइनली जो एक्ट हमारे सामने आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए उसको पढ़ते हैं, उसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे लिए क्या लेकर आया। देखो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या करा, डायआर्की का निजाम लाया प्रोविंसेस पे। एक है सेंटर, एक है प्रोविंस। समझो मेरी बात को, सेंटर मतलब कैपिटल मान लो आप, प्रोविंसेस अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सूबे। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि पहले इन्होंने डायआर्की का निजाम, यानी कि जिसमें 2 अथॉरिटीज गवर्नमेंट को चलाती, वो इन्होंने प्रोविंसेस में लाए थे। लेकिन अब 1935 जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मल्टीपल लंदन में हुई 1930 से 32 के दौरान, 2 साल में गोरों ने आपस में मशवरा कर दिया क्या क्या गलतियों को सुधार लो। अब गलतियां सुधारने का मौका आया और कहानी में एक नया मोड़ आया। वो ये मोड़ है
कि जो हमारे पास जो डायआर्की निजाम था प्रोविंसेस पे, उसे खत्म करा, उसे लाया सेंटर पे। यानी कि एक चीज बनाते हैं, दूसरी चीज हटा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर हटा देते हैं, यही चलता रहता है सिलसिला इनका। एक्ट एबॉलिश्ड डायआर्केट प्रोविंसेस, एस्टैब्लिश्ड डायआर्केट सेंटर। डायआर्की मैंने आपको पहले निजाम समझाया। एडविन सैमुअल ने और क्लैम्पस फोर्ड ने ये निजाम लाया था। इसमें the government is led by two independent authorities. It's called diarchy. Bicameral legislature जो मैंने आपको समझाया, 2 चैम्बर्स, 2 हाउसेस लेजिस्लेचर में, उसमें से 6 प्रोविंसेस में लाया गया। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज भी हमारे यहां इंडिया में 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। कितने स्टेट्स में? 6 स्टेट्स में। उस टाइम भी 11 प्रोविंसेस में से 6 था, बंगाल, बॉम्बे, मैड्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड आसाम। इनमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वजूद कब आया, किसमें आया? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा हूं मैं दोस्त। उसके बाद फेडरल कोर्ट एट दिल्ली विद चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस इन 1937 वाज एस्टैब्लिश्ड। अब याद करो पहला ही जमाना जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, चीफ जस्टिस बनाया गया था उसको एलजे एम्पे, याद है? कौन सा एक्ट था वो? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कहां? कलकत्ता में। चीफ जस्टिस बनाया गया था एम्पे को, IMPEY एम्पे। तो तब बनाया गया था, वो 3 जज से तब। लेकिन यहां पर 1935 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस को रखा गया और 6 से ज्यादा इसमें जजेस नहीं रखे गए। 1937 में यह बनाया गया। याद रखो फेडरल कोर्ट दिल्ली में कब बन गया? 1937 में चीफ जस्टिस बनाया गया और 6 से ज्यादा जज यहां पर नहीं थे। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इससे पहले हमने देखा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को लाया गया था, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, राइट? यहां पर क्या है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बरकरार रखा गया, यानी कि हर एक समाज के जो फर्द है उसे नॉमिनेशन के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इजाजत दी गई थी। सेपरेट रखा गया। अब किसके लिए? अब इलेक्शन में लेडीज भी हिस्सा ले सकती है, लेबर क्लास वाला बंदा आ सकता है, मुस्लिम आ सकते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है वो आ सकते हैं। और साथ में यहां पर एक टर्म आती है एंग्लो इंडियंस। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो समझेंगे सर ये एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। सुनो आप, अंग्रेज का बच्चा बाप होगा, हिंदुस्तानी मां होगी, ऐसे बच्चों को एंग्लो इंडियंस कहते हैं। जहां पिताजी पापा जी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा यहां गोरा है और मां यहां हिंदुस्तानी है, तो पैटर्नल ब्रिटिश होगा और मां इंडियन ओरिजिन की होगी, जिसके पेरेंट्स दोनों जगह के हो, ब्रिटेन के और इंडिया के। उस जमाने में इन्हें एंग्लो इंडियंस कहा करते थे। ठीक है जी। तो ये लोग भी अब नॉमिनेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ये बनाया गया था। तो ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश इंडिया, तब हमारे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा करते थे उस जमाने में, आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस है और जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्हें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी। ऑल इंडिया फेडरेशन में किसको रखा गया था? जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है वो, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट जहां राजे महाराजे हुकूमत किया करते थे वो प्रिंसली स्टेट्स को एज ए यूनिट जोड़ दिया गया और ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उम्मीद करता हूं यहां तक बेमिसाल लाजवाब समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखो दोस्तों, यहां पर एक टर्म आ गई यूनाइटेड प्रोविंस। मुझे दिमाग में ख्याल आया, हो सकता बच्चों के जहन में आ जाएगा सर बिहार तो समझ में आया, बंगाल समझ में आया, बॉम्बे मैड्रास समझ में आया, आद्रास आसाम समझ में आया, ये यूनाइटेड प्रोविंस किस चीज का नाम है? याद रखो जब अंग्रेज गोरे हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पर गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठे थे, इलीगल ऑक्यूपेशन जब अंग्रेजों की यहां थी, तो उस वक्त
ब्रिटिश राज के अंदर दो प्रोविंसेस, दो सूबे, एक आगरा और एक अवध, इन दोनों को मिलाकर 1902 से लेकर 1937 तक जो ब्रिटिश हुकूमत के जेर साया थे, उसका नाम पड़ता है यूनाइटेड प्रोविंस। क्या पड़ता है नाम? यानी कि आगरा और अवध के जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश राज में, उन दोनों को मिलाकर यूपी कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस। और मजे की बात बताऊं, जब हमने आजादी को हासिल किया, जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी है, हिंदुस्तान एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से उभर गया, तो आज इसी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम हमारा आज का उत्तर प्रदेश है। द प्रेजेंट नेम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इज उत्तर प्रदेश। क्या नाम बढ़ गया आज? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा मेरे बच्चों को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं अभी तक हमने आपको जो कुछ पढ़ाया है, इतने सारे एक्ट पढ़ा दिए हैं, एक्ट ही एक्ट हो गया यहाँ पर। ये सारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वजूद में कैसे आया ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पढ़ने हैं वो हमारा है अगस्त ऑफर 1940 का पढ़ना है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942 का, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे 1945 का, फिर कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे 1946 का, फिर पढ़ेंगे हम माउंटबेटन का प्लान 3 जून 1947 का, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आएगा। तो ये सारे एक्ट अभी रहते हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन सा मैंने दोहराया दिया है? एक तो इसके बाद हमने पढ़ना है क्या, हाँ, अगस्त ऑफर्स के बाद आएगा 1940 का, उसके बाद क्रिप्स आएगा, क्रिप्स के बाद किसका आएगा, शिमला आएगा, शिमला के बाद कौन सा आएगा, माउंटबेटन का प्लान आएगा, उसके बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा। यहां तक पूरी हिस्ट्री हम लेके चलेंगे, फिर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। ये तो तारीख थी कि कैसे कैसे चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन तक आएंगे। बस अब थोड़ी सी देर की बात है, तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसको। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं, आई नेवर क्लेम आई टीच द बेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू टीच द बेस्ट। मैं दिल से पढ़ाता हूं और आप यकीन कमेंट लिखते हैं। कल बच्चे ने लिखा था, सर बेस्ट टीचर्स दे नेवर टॉट फ्रॉम द बुक, दे ऑलवेज टॉट फ्रॉम द हार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इसका एहसास है। आज हमारा 8000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जो है वो थोड़ी सी देरी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है मियाँ, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। टन 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 चलो, अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।